मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं फला का मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं सबका मेकअप करना चाहता हूँ। कुद्दूसी साहब की बेवा। मुझे फसी ने एक ब्रीफ दी थी उसकी थोड़ी सी कि ये बहुत फेमिनिन कैरेक्टर है बट ही इज़ नॉट गे। आजकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है यहाँ। इंडस्ट्री के अंदर पहले बहुत काम होता था, फोटोग्राफर बहुत मेहनत से काम करते थे। अब तो सब कुछ है, आप सफ़ेद दीवार के साथ खेलते हैं, सब कुछ पीछे बदल दें, आपका जो सारा अब ज़्यादा आसान हो गया है। पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, उन्हें मसाले पीस के खाना बनाने का एक स्वाद आता था, अब पैकेट वाला आता है। हमारी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा स्टार्स की है। अब आपकी टेक्निकल लोगों की वैल्यू नहीं है, आप जो आर्टिस्ट ने कह दिया वो होगा। Assalamualaikum everyone, welcome back to yet another episode of Fahad's Den. Or rather, actually, welcome to an episode where beauty meets expertise. You know why? They say a magician plays with his wand. Same way, this magician plays with his brushes and shows ultimate magic, be it on the screens of film or be it on the screens of TV commercials. The magician, Waqar Hussain. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? Walaikum Assalam, thank you for joining us. थैंक यू कि आज मैं बड़े ज़बरदस्त पॉडकास्ट पे आया हूँ। Sir, I love you. I love you. I mean, I had to. Come on, I had to. We were talking previously. Flight steward थे भाई आप? ये क्या स्टोरी है? हाँ, ये स्टोरी जो है वो बहुत मज़ेदार है। मैं जब होता है ना, जब आप एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो कुछ ना कुछ आपने बनना होता है। तो मुझे अब वैसे आर्ट और पेंटिंग और सबका तो शौक था, लेकिन मुझे था कि मुझे फ्लाइट स्टीवर्ड बनना है। मुझे बहुत ग्लैमरस जॉब लगती थी वो, लेकिन मैंने ट्रेनिंग दी वहाँ पर। ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं फ़्लाइट पर चढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इट्स नॉट दैट ईजी, और ये इतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी ग्लैमरस मुझे नज़र आती है। और समहाउ वहाँ इतना पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स था चीज़ें कि मैंने वहाँ खुद ही डिसीजन दिया कि नहीं जी, मैंने तो करना ही नहीं है ये, और मैंने वो छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, तो मुझे सब ने कहा, होता है ना कि एक घर में एक ऐसा बच्चा जो अपनी मर्ज़ी कर रहा होता है, तो मेरा हिसाब ये था कि नहीं, मुझे ये करना है। जब मैं अपना मैट्रिक कर रहा था तो उस वक्त सब साइंस में करते हैं, होता है ना, साइंस आ रहा है, डॉक्टर बनना है। मैंने कहा नहीं, हाँ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मैंने कहा नहीं भी, मैंने कॉमर्स से करना है, मैंने करना ही नहीं साइंस है, ये मैं ये प्रैक्टिकल शैक्टिकल नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, तो करना ही मेरे नहीं। घर वाले हमेशा बोलते थे कि बहुत नखरे हैं इसके, हर चीज़ में इसके बहुत नखरे। फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि भाई मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो एक शौक लगता है सबको ना कि ये तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़का, और उस वक्त मैं बात बता रहा हूँ आपको 2005 2006 की, उस पर होता था कि नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन सकते हो, कोई काम गिवन जो हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड बने हुए, सोसाइटी के अलावा भी होता था पैसे कहाँ कमाओगे कि मेकअप करोगे ये चीज़ें। खैर, एक वो ये लंबी स्टोरी हुई। मैं डेप्लेस गया और डेप्लेस में मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करता गया। वहाँ मैं आपके फादर से मिला सबसे पहले। उन्होंने मेरा वो टाइम देखा हुआ है जब मैं बिल्कुल पफ वाला बच्चा नहीं होता, जैसे कोने पे खड़ा होता है, टिश्यू लेके खड़ा होता है। बस इसी तरह मैंने स्टार्ट किया, और फिर होते होते मैंने 3 जगह जॉब की। मतलब पहले डेप्लेक्स में किया, फिर मैंने फ़हीम बनी सैलून ज्वाइन किया। उसके बाद फिर जो है वो मैंने कहा कि नहीं वकार साहब, अब अपने ऊपर खुद से मेहनत करना चाहिए। It's about time. It's about time. खैर, ये भी होता था कि मुझे किसी के अंडर काम करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा होता है कि अगर कोई काम मुझे करना है और मुझे कोई कह दे ना ये करना है आपने, बस मैं वो ही नहीं कर सकता, बाकी सारा कुछ कर लेना है। हाँ एग्जैक्टली, अगर अपना दिल है तो कर लूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर ये मेरी हॉबी, मेरा प्रोफेशन बन गई है और मुझे मज़ा आ रहा है, तो फिर मैंने अपना फ्रीलांस काम करना शुरू किया और आज मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सर, इनक्रेडिबल जर्नी, बट देयर इज वन मोर पॉइंट इन दिस जर्नी जो लोग एसोसिएट करते हैं आपके साथ, विच इज़ एन एक्टर, कुद्दूसी साहब की बेवा। हाँ, ये तो बड़ी मज़े की एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था एज एन एक्टर काम करना। मुझे अच्छा लगता था कि जब मैं ड्रामों में मेकअप्स करता था, पहले मैं सिर्फ ड्रामों में मेकअप करता था, फिल्म्स और ड्रामास के अंदर, तो मुझे लगता था कि ये एक्टर्स कितने मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, हर जगह तस्वीरें खिंच रही हैं, ग्लैमर। तो मैं वो होता था जो कोई अगर फ़ैन आता था, कहता वकार ज़रा आप प्लीज़ तस्वीर खींच देंगे, तो मैं वो तस्वीर खींचने वाला होता था। तो ये एक स्टोरी बड़ी मज़े की है। हम एक रमज़ान की एक सीरीज़ कर रहे थे। Okay. तो उसमें सिटकॉम टाइप, सिटकॉम, मतलब सिटकॉम में मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट Okay, जा रहा था। सही। एक हमारे डायरेक्टर है मज़हर और राइटर है फसी, तो उनका एक प्ले था, उसका नाम था सिरे घाट की फरजाना। सही है। एंड सिरे घाट इज़ रेड लाइट एरिया ऑफ हैदराबाद।
तो वो Shit. एग्जैक्टली तो वो उसका थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे मारिया वास्ती थी उसके अंदर। Okay. तो मारिया ने कहा कि वकार मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वैसा कैरेक्टर है, थोड़ा सा मुझे तुम हेल्प भी कर देना, मेकअप भी हो जाएगा, तुम Spicy. मेकअप भी स्पाइसी है। तो हम पहुँचे, तो मैं बता रहा था मारिया को, देखो मारिया ये जो रेड लाइट एरिया की जो लड़कियां हैं ना हैदराबाद की, उनको ज़्यादातर ट्रांसजेंडर ट्रेन करते हैं, तो वो इस तरह बात करती हैं, वो ऐसे बोलती हैं। तो मैं उसको कर, तो मुझे कहनी कि अच्छा ऐसा करो, तुम ज़रा मुझे करके दिखाओ, मैं देखती हूँ, मैं तुम्हें कॉपी करती हूँ। तो इस तरह मैं वो करके दिखाया था, और डायरेक्टर और जो राइटर था उसकी नज़र पड़ी, उन्होंने कहा कि लड़का तेज़ है। वकार आप मेरी टेलीफिल्म करेंगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहने लगे कि कह रहे टेलीफिल्म कर लें। मैंने कहा टेलीफिल्म पैसे कितने देंगे? सिंपल, पैसे दो आ जाऊंगा मैं। तो कहने लगे एक कैरेक्टर है बड़ी मज़े का, तुम बहुत अच्छा करोगे। मैं कहा चलें कर लेते हैं। मैंने वो कर लिया टेलीफिल्म, 2 दिन की टेलीफिल्म थी, और उसमें यही कैरेक्टर था, वो जो वदूद वाला Okay, कैरेक्टर, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली वही कैरेक्टर था। अच्छा। बेबी के नाम से वो कैरेक्टर था। वो टेलीफिल्म करके मैं भूल गया, मैं अपना कामों में लग गया दोबारा से, मेकअप्स वगैरह। मुझे नहीं पता कि वो इतनी हिट हो गई कि मुझे कॉल आई कि जी वकार आप ARY पे आपको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो अब मैं Holy मीटिंग के लिए चला गया। fish. उन्होंने कहा अब हम इसकी ना सीरीज़ बना रहे हैं। ना करें। तो मैंने उस वक्त कहा नो, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कमर्शियल्स में मेकअप कर रहा हूँ, मैं ड्रामों की, तो आपको पता है फुल टाइम शूट करना होता हाँ, है चीज़ें। exactly. तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल वो है। प्रैक्टिकली फुल टाइम भी नहीं, मोर देन फुल टाइम ही होते हैं हमारे तो अल्लाह मियाँ shoots. थाली में रख के छोड़ देते। मैं कहा नहीं सर, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझसे नहीं हो सकता, मैं अपना कमर्शियल छोड़ दूंगा, चीज़ें मैं कमाऊँगा कैसे, क्योंकि ड्रामे में तो इतने पैसे नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें, आप सिर्फ ना 20 एपिसोड कर लें। मैंने कहा देखिए 20 एपिसोड से ज़्यादा मैं एक एपिसोड भी नहीं करूँगा। फिर मैं मज़र और फसी से मेरी बहुत दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा चलो कर लो। मैंने कहा जब वो मैंने किया ड्रामा, तो और मैंने यकीन करो बिल्कुल, मुझे फसी ने ब्रीफ दी थी उसकी थोड़ी सी कि ये बहुत फेमिनिन कैरेक्टर है, बट ही इज़ नॉट गे एंड ही इज़ नॉट ट्रांसजेंडर। ये बड़ा फेमिनिन लड़कियों में पला हुआ एक लड़का है। ये बड़ा फाइन लाइन वाला बड़ी एरिया फाइन है। लाइन होती है इसके अंदर कि अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपकी मासूमियत ख़त्म हो जाती है। तो मैंने बहरहाल वदूद किया, बहुत मेहनत से किया। एक दिन हम डिनर कर रहे थे अपने फैमिली के साथ सुपर हाईवे पे रेस्टोरेंट में। ओके। वहाँ लोग आए कि हम आपके साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं। मैंने कहा शिट, इसका मतलब ये गेम ऑन हो रहा है भाई। तो मुझे लगा Shit just got कि हाँ real. ये तो क्या हो रहा है। और उसके बाद ना मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग पहचानना शुरू कर दें, जहाँ और एकदम आपको एज एन मेकअप आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों के साथ तो काम करते थे, लेकिन अटेंशन मिलना शुरू हो जाए, वो एग्जैक्टली वो न्याय। नया। और मुझे अच्छा भी लगा, ऐसी बात नहीं कि मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग को ऐसा कैरियर। वो होते होते 20 एपिसोड, 20 के बाद मैंने कहा बस अब आप मुझे मार दीजिएगा, अगर आगे आपने कोई करना है, कि मैं इससे आगे नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने देखा कि इतना फेमस हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो फिर मैंने करना शुरू किया, और हमने 300 एपिसोड्स की। और आज मेरे ख्याल से 14 साल हो गए उस ड्रामे को। या जो बच्चे शायद जो पैदा हुए थे उस वक्त, जो आज 14 साल के हैं, वो भी हमें कहते हैं हम खुदूसी साहब की बेवा देखते हैं। Exactly. तो वो बहुत हिट किया माशा। वो बहुत हिट गया था, और पीपल एक्चुअली एसोसिएटेड कि भाई दिस इज एन एक्चुअल थिंग। और वो ड्रामा पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला ड्रामा है जो डार्क कॉमेडी पे बना है। डार्क कॉमेडी पे हमारे पास कोई ड्रामा नहीं है, और ये ड्रामा जो है वो इस वक्त इंडिया की अकेडमीज़ में पढ़ाया जा रहा है। और जब मुझे वहाँ से, इंडिया से बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है ये हमें करना चाहिए था। और लेकिन आपको पता है यहाँ पॉलिटिक्स इतनी होती है, कहाँ चल सकती चीज़ें। इनसाइड न्यूज़। हाँ, उस वक्त ही बहुत मुझे समझ नहीं आया जब खुदूसी साहब की बेवा बंद हुआ। आजकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर। तो क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से एसोसिएट हैं, तो बुरा भी लगता है कभी कभी कि इतना गलत होता है चीज़ें। लॉबीज़ बन गई हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो गए हैं। टैलेंट, अब वो टैलेंट उतना रहा नहीं, नए टैलेंट को आने नहीं दिया जाता, बहुत सारी We'll get into this properly. Yes, I'm sorry I'm interrupting you. हाँ हाँ। एक्टिंग की हमने बात की, बट एट द सेम टाइम you're into content creation as well. कभी रील्स आ जाती हैं कि इन अ कॉमिकल वे बिरयानी कैसे नहीं खानी, वेट कैसे लूज करना है, टू बीइंग बिरयानी की रेसिपीज आगे अपलोड करना। ये क्या सीन है ब्रो? हाँ, एक्चुअली अब मुझे लगता है कि जो ये गेम इंस्टाग्राम का और जो ये सोशल मीडिया का गेम आया ना, ये बड़ा, अगर डाइट के हिसाब से तुम चीज़ें पूछो तो तुम देखो जो मेरा वज़न तो आज तक कम ना हुआ डाइट से। डाइट मुझे लगता है कि जितने भी मोटे लोग हैं ना, वो सबसे अच्छा डाइट प्लान बनाते हैं। सिंपल, क्योंकि वो कभी उस पर अमल नहीं करते, लेकिन वो डाइट प्लान सबसे अच्छा बनाते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो खैर कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे जिसकी वजह से आई एम रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट, तो अच्छा। मुझे स्टीरॉइड लगते थे जिसकी वजह से मैं मेरा वेट ज़्यादा गेन हुआ। लेकिन मैं जितने भी लोग वेट लूज़ करने वाले हैं ना उनके में खैर मैं अपना मेंटेन रखा हुआ है, ज़्यादा कम हो नहीं पाता ओ या क्योंकि वो दवाइयाँ और चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे अच्छा काम है। आप एग्जैक्टली फास्टिंग वो करें, बहुत अच्छा। फास्टिंग से अच्छा मुझे कोई चीज़ नहीं लगती कि आपको हर चीज़ मैनेज, मैं तो अपनी ब्लड प्रेशर चीज़ें वगैरह सब बड़ा मैनेज हो जाता है इससे। तो वो कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं ना बेसिकली। हाँ, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आई फील मोर एनर्जेटिक। अच्छा, सो वी टॉक्ड अबाउट के डिजिटलाइजेशन हो रही है, ठीक है। डू यू थिंक दैट डिजिटलाइजेशन इज इम्पैक्टिंग यू गाइज के अच्छा पहले अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम नहीं था, ना ही कोई और ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे। आई एम प्रीटी श्योर फॉर यू गाइज द ट्रू ओजीज मुश्किल होता होगा ये। मैं तो शुरू में जब मेरे पास मोबाइल आया ना तो पहले तो मुझे मोबाइल नहीं चलाना आता था। ये हमारे पास मैंने पहला मोबाइल लिया है अपना 2008 में। उस ज़माने में वो पत्थर वाला मोबाइल नहीं आता था 7610, किसी के सर में मारो सर फटेगा वो। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जब ये टच सिस्टम आया ना तो मैं टच सिस्टम मुझसे यूज़ ही नहीं होता था। मुझे लगता था एक उंगली लगाओ कहीं का कहीं भाग जाते। तो बच्चे हमारे अभी उस वक्त के बच्चे भी हम पे हंसते थे यार, मतलब इतना ईजी। अभी आप देखें ना बच्चे इतनी तेज़ी से मोबाइल यूज़ करते हैं, इतनी तेज़ी से तस्बीह पढ़े ना तो सारे गुनाह माफ़ हो जाए जितनी तेज़ी से टाइपिंग होती है। तो हम लोग के लिए ड्रॉबैक भी कह सकते हैं आजकल के दौर में कि अब हमें लगता नहीं लगे कि शायद हम पुराने हो गए ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त इंडस्ट्री में हम काम कर रहे थे सन 2000 के ज़माने में जब हम ये काम कर रहे थे तो उसके अंदर हमने इतना काम किया हुआ है क्योंकि उस वक्त मैगजीन्स होते थे, फ़ोटो शूट्स होते थे, फैशन शूट होते थे। फैशन का मतलब फैशन शूट्स होते थे, अब Proper तो नहीं fashion। होते फैशन शूट। मैं तो अब तो भी अभी हम डिस्कस करेंगे ना तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद इंडस्ट्री जो है वो कहेगी वकार को तो हटा दो कैंसिल। क्योंकि मैं सच बोलूँगा ये बात, क्योंकि जो मैं फील करता हूँ मैं वही आपसे बात करूँगा इसमें कि इंडस्ट्री के अंदर पहले बहुत काम होता था। फोटोग्राफर बहुत मेहनत से काम करते थे, आपके फादर आबिद साहब और मिर्ज़ा खुर्शीद साहब, बहुत सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स जिन्होंने फ़ैशन से लेके फ़ैशन की वो स्टेटमेंट जो आज लोगों को फ़ैशन के बारे में उतना सेंस भी नहीं है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है ही नहीं। मुझे अफसोस आज की इंडस्ट्री के नए बच्चों से ये कि वो एक्सपेरिमेंटल है ही नहीं अबाउट द वर्क। वो एक मोनोटोनस है। आप जेनेरिक सी चीज़ बन गई है। हाँ, अब आप फैशन उठा के देखें, बिल्कुल सब आपको मतलब सब एक ही शक्ल लगेगा। जैसे एक सांचा है जिसके अंदर से उसमें मखौटे में मुंह डाला है, सब एक साथ निकल रहे हैं, सब एक जैसे हैं। कोई आप डिफरेंट, पहले लॉन की शूट आती थी, आपको लगता था कि जी ये फ़लाँ लॉन आई है, आज फ़लाँ लॉन में फ़लाँ मॉडल है या फ़लाँ कंपेन में फ़लाँ मॉडल आई है, और वो कंपेन्स हिट होती थी, बिलबोर्ड्स लगते थे। अब तो सब कुछ मोबाइल के ऊपर है। हाँ एग्जैक्टली। जो पहले बिलबोर्ड्स थे, मैगज़ीन का वेट होता था कि यार शी मैगज़ीन आने वाला है, वो आने वाला है, या जो है वो दीवा मैगज़ीन आने वाला है। इसकी एक चार्म होता था हमारे लिए, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। लेकिन उस वक्त क्योंकि हमारे पास, शायद ऐसा लगता है मुझे, बच्चे इस बात से मुझसे एतराज़ करेंगे कि आजकल बच्चे काम से ज़्यादा मोबाइल पे फोकस होता है। Okay। कि हमने काम किया, जल्दी से इसकी स्टोरी बना लें, इसकी रील बना लें, इसकी चीज़ें कर लें। तो फोकस ऑन वर्क उस वक्त हमारे पास, जैसे अभी आपके हाथ से मैं मोबाइल ले लूँ 5 लाइफ दिन के लिए, अल्टीमेट हॉल्ट पे आ जाएगी। 5 दिन के लिए मोबाइल ले लूँ, 5 दिन तो भी ज़्यादा कह रहे हैं, 2 दिन के हाँ लिए ना, ले लें वही ज़िंदगी बहुत नज़र है। आना शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त हमारे पास बहुत टाइम होता था, हम चीज़ों को बहुत और नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे बहुत सारे। और अब मैंने उस ज़माने में भी काम उस तरह किया है। हम एक शूट कर रहे थे मिर्ज़ा खुर्शीद के साथ, उन्होंने इफ़ेक्ट देने के लिए बैक पे स्टील की प्लेट्स लगाई थी। सीरियसली? यस, और उसपे 4 लोग उसको हिलाते थे तो उससे शेड बनता था ना लाइट के साथ, लाइट की वो रिफ्लेक्शन शूट आती करते है। थे। शिट। मैंने मीरा के साथ वो शूट की थी। अब तो सब कुछ है, आप सफ़ेद दीवार के साथ खेलते हैं, सब कुछ पीछे बदल दें, आपका जो दिल चाह रहा है। अब ज़्यादा आसान हो गया है Exactly। चीज़ें, फ़िल्टर्स, तस्वीरें पहले बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह नहीं होती थी, अब तो फ़िल्टर्स इतने हैं, फटाफट फ़िल्टर्स लग जाते व्हाट्स योर टेक ऑन एआई? हैं, सब कुछ ही हो जाता है उससे। तभी तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, उन्हें मसाले पीस के खाना बनाने का एक स्वाद आता था। अब पैकेट वाला आता है, तो अब हम सब पैकेट वाले हो गए। तो अब फैशन के अंदर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ उस वक्त जब तुमने सवाल किया मुझसे कि क्या फ़र्क लगता है, तो उस वक्त हम इतने मशहूर नहीं होते थे एज ए मेकअप आर्टिस्ट, एक चीज़ें इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होती थी, आर्टिस्ट ज़्यादा वायरल होते थे। अब तो हर इंसान वायरल हो जाता है। जो सेट पे अगर कोई भी बंदा काम कर रहा है, वो रील लगा रहा है, तो वो बंदा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो उस वक्त हमारा इतना सारा काम है जो अब हमारे पास है ही नहीं। बस ये Unfortunately। drawback है। इतना हमारे पास, जब सोचा हमने इतनी फैशन शूट, इतनी फिल्म्स, अब हमारे पास कोई बीटीएस नहीं है,
हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कह सकें कि हमने इतना काम किया था। अगर हम इंस्टाग्राम बनाना शुरू करें तो ज़ीरो से शुरू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली बीच में एक बात की आपने कि फैशन इंडस्ट्री में अब कुछ नया नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा हमारे एशियंस के अंदर इवेंट क्या होता है? शादी, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू फैशन, प्राइमरीली नॉट इन पाकिस्तान बट जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, बी इट लिविंग इन द यूएस, लिविंग इन द यूके और समवेयर एल्स, दे स्टक ओवर देयर ओनली। अभी तक वो यही है कि वो वहाँ पे ही फंसे हुए हैं, और अगर उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी और चीज़ में जाके काम करना भी है, सो वे नॉट एबल टू। ठीक है, एक मैं इस चीज़ पे इंसाइट डालना चाहूँगा, दैट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट। और बी, जहाँ फैशन की बात की हमने, बहुत जेनेरिक हो रहा है, डू यू थिंक दैट इज़ एज इज रिजल्ट ऑफ हम बहुत वेस्टर्नाइज हो रहे हैं? एक फ़ैशन को बनाने के लिए कौन कौन होना था? फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स, डिज़ाइनर्स, ये मिलके आपको फ़ैशन की चीज़ें बना रहे होते हैं। मगर अब इतनी मोनोटोनस आ चुकी है कि किसी को, हमारी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे अब रियलाइज़ होता है काम करने का, कि हमारी इंडस्ट्री में वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा स्टार्स की है, जो अब एक्टर हैं या स्टार हैं या मॉडल्स हैं। मुझे लगता है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो टेक्निकल लोग होते थे उनकी ज़्यादा वैल्यू होती थी। फोटोग्राफर आपको क्या कह रहा है वो मायने रखता था। मेकअप आर्टिस्ट क्या डिज़ाइन कर रहा है आपके लिए, वो मायने रखता था। एक स्टाइलिस्ट आपके लिए क्या डिज़ाइन कर रहा है, ये मायने रखता था। डायरेक्टर आपको क्या कह रहा है, ये मायने रखता था। कोरियोग्राफर अपनी जो एक्सपर्टीज़ के साथ डांस करा रहे होते थे, रिहर्सल्स हो रही होती थी, वो एक अलग चीज़ होती है। अब आप देख लें कि अब हमारे पास बहुत कम स्टार्स रह गए। हमारे पास नए लोग कहाँ हैं? कौन सा नया पेयर आ रहा है हमारे पास? अनफॉर्चुनेटली कोई नए लोग नहीं आ रहे, या शायद आने ही नहीं दिए जा रहे, या कोई उनके लिए कोई काम। क्योंकि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स जब कोई काम करते हैं तो वो कहते हैं भाई हमें जो स्क्रीन पे ना कोई नाम वाला चाहिए, ब्रांड, नाम नाम चाहिए, एज कोई इन ब्रांड ब्रांड चाहिए। तो मुझे आप बताएं कि अगर आपको वही पहले वाली ब्रांड चाहिए तो आप नए ब्रांड कब बनाएंगे? हमारे पास इतना टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे पास आज भी बच्चे जो हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मुझसे कितने लोग पूछते हैं कि हमें मीडिया में काम करना है, हम कैसे जाएं? ओके, यहाँ कोई कास्टिंग डायरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कास्टिंग है। काउच कास्टिंग काउच का तो शायद हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं है हमारे पास जो है वो नापा है खाली, उसके अलावा और एक्टिंग स्कूल्स नहीं है। KFS हाँ, बहुत कम हमारे पास एक्टिंग स्कूल्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं उन लोगों से, जो हमारे अभी डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, वो नए लोगों को चांस दें, नए लोगों से काम करवाएं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक जैसे देखें, अल्लाह ताला ने ना हमें ये हुनर दिया है, जैसे मेकअप मेरा हुनर दिया ना, तो मुझ पे ये जिम्मेदारी भी है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तो नहीं काम करूँगा ना, मुझसे आगे भी लोग काम करेंगे। इस पर बहुत सारे इंडस्ट्री में बड़े नाम हैं जो मेरे साथ एज असिस्टेंट काम करते रहे। तो आप जब तक लोगों को बनाएंगे नहीं, जब तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं, जब तक आप अपनी मुट्ठी में ही सब कुछ रखे रहेंगे ना, जैसे होता है ना कि आपने बांटना नहीं होगा तो वो बड़ी बड़ी चीज़ भी सड़ जाएगी आपके अंदर भी ग्रोथ नहीं होगी। मगर मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए नए लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, नए लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, नए लोगों को चांस देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुराना जो फैशन का सिलसिला था, अब देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, कि आर्टिस्ट आते हैं ना, आर्टिस्ट को अपना मेकअप आर्टिस्ट भी चाहिए, वो मेकअप आर्टिस्ट चाहिए जो उनके हिसाब से मेकअप कर दे। एक्सपेरिमेंट जीरो, हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर्स भी ये क्या चाहते हैं कि जी अगर सेट पे आर्टिस्ट की मर्ज़ी के लोग होंगे तो सुकून होगा, इत्मीनान होगा, पीस ऑफ माइंड, पीसफुल होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोरियोग्राफर को भी ये कहा जाता है जी वो डांस स्टेप करा दें जिसमें आर्टिस्ट कंफर्टेबल होंगे, वो इजीली कर दें। तो हम कब करेंगे? हमारे जो जितने भी टेक्निकल लोग हैं वो अब, क्योंकि सबके साथ पेट लगा हुआ है, सबको कमाना है, सबको खाना भी है, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो कहते हैं, अब वो कहते हैं ना हाथी जो है वो अलगनी पे सूखता है, तो हम कहते हैं हाँ जी वो सूखता है धुल के। हाथी हवा में उड़ता है, वो कहते हैं जी जी हाथी हवा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाथी हवा में उड़ता है। कितने अफसोस की बात। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ अब हम जब कहीं किसी सेट पे जाते हैं, चाहे वो फिल्म का हो, चाहे कमर्शियल का हो, चीज़ें हो, हमें बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट अपना काम दिखाने का मौका अब मुझे लगता है नए वाले बच्चों को नहीं मिलता, जो हमें पहले मिलता था। हमारे लिए होता था कि ये भाई कैरेक्टर है,
वकार अब आप इस पर डिज़ाइन करें कि इसकी क्या लुक होगी। अभी मैंने रिसेंटली एक फ़िल्म की है नायाब। Wait, seriously? यस, That was you? या और मुझे बहुत मज़ा आया वो फिल्म करके। मुझे इस फिल्म में लगा कि हाँ, ये वो फिल्म है जहाँ मुझे क्रिएटिव लिबर्टी मिल रही है, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे कुछ नहीं कहा कि जी फलां आर्टिस्ट जो है या उसमें यमुना है और बहुत सारे और आर्टिस्ट हैं कि वो कंफर्टेबल किस में होंगे। उन्होंने कहा वकार आपको क्या लगता है, ये नैरेटिव है, ये सारा स्टोरी लाइन है, ये चीज़ें हैं, ये हमारा मूड है, ये इस तरह हमें फिल्म लेके चलना है, नाउ यू डिज़ाइन द लुक। तो हमारे लिए पूरा एक दिन रखा जिसमें हमने लुक डिज़ाइन की, लुक टेस्ट किया। तो मुझे लगा यार ये भी तो काम हो रहा है ना, Exactly. ऐसे भी काम हो सकता है ना। उन्होंने मुझ पे उन्होंने कहा वकार आप क्या समझते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ आप इसमें चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे उस फिल्म में काम करने का इतना मज़ा आया। बहुत सालों बाद मुझे लगा कि मैंने कोई फ़िल्म की और मुझे मज़ा आया उसमें काम करने में। जहाँ ग्लैमर दिखाना था उसमें ग्लैमर भी था, जहाँ पर उसमें बिल्कुल बेसिक लुक रखनी थी हमने हेयर टेक्सचर चेंज किया। मुझे लगा कि जी ब्लो ड्राई आयरन पे लगेगा कि मेडअप है, तो हम उसको टेक्सचर चेंज करते हैं ताकि सही हम है। कभी चोटी बांधे या पोनी बांधे तो एक टेक्सचर भी आना चाहिए, Exactly. प्यारी भी लगना चाहिए। तो अब वो चीज़ मुझे एड फिल्म्स के अंदर मैं बहुत इस चीज़ पे, और पता है एड फिल्म्स में जाके ना पहले मैं बहुत खुश होता था। Okay. मुझे बहुत मज़ा आता था एड फिल्म्स करने में, मुझे फ़ोटो शूट करने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब मुझे मज़ा नहीं आता। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे कोई रोक देता है ना, कि वो कहते हैं कि जी वकार नहीं आप ना भाई यही मेकअप कीजिएगा, ये रेफरेंस है। आप लड़की दिखा रहे हैं पाकिस्तानी, ठीक है, आपने रेफरेंस दिखाया है बियॉन्से का, Okay. आपने शकीरा का दिखाया, और दिखा ब्लो ड्राई हेयर, यूं हवा में उड़ते बाल, और उसके डिफरेंट जो है हाइलाइट्स हुए हुए बाल हैं, और बहुत न्यूड मेकअप है क्योंकि उनकी स्किन गोरी होती है। अब आप यहाँ पर मुझे कोई ऐसी आर्टिस्ट दिखाएंगे जिसके बाल ही नहीं है उतने, और कलर अगर काले बाल हैं तो उसमें अब एक दिखाया मुझे एक क्लाइंट ने, मुझे इतनी अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि आपने टेक्सचर वाली चोटी बांधनी है। Okay. वो टेक्सचर नज़र ही तब आएगा जब आपके बालों में हाइलाइट्स या डबल कलर्स हुए होंगे, लाइटर कलर होगा। डार्क ब्राउन बालों में वो टेक्सचर नज़र नहीं आएगा। ये समझना हमारे वालों को पता होना चाहिए कि जी हम क्या बना रहे हैं और हमें क्या चीज़ें करनी है और हम इस पर किस हद तक जा सकते हैं। अब हम जब जाते हैं सेट पे तो हमें होता है कि जी जो क्लाइंट कह रहा है आप वो कर दें। बीच में आपने बात की, जब नायाब की बात कर रहे थे, यू हैड द क्रिएटिव फ्रीडम के यू कैन एक्सपेरिमेंट। आई एम प्रीटी श्योर, अच्छा चलो अभी नहीं आ रहे, मेजॉरिटी नहीं आ रहे, बट वो सिलेक्टेड ऑप्शंस तो आ रहे हैं जहाँ पे यू कैन implement yourself and be the true वकार। बहुत बहुत कम जगहें ऐसी हैं, बहुत कम जगह। अब जब हम जाते हैं किसी जगह पे ऐसे, तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ मुझे अब आज अपनी मर्ज़ी से काम करना है या किसी की मर्ज़ी से काम करना है। तो जब आपको किसी की मर्ज़ी से काम करना होता है तो फिर आप काम तो कर देते हैं, लेकिन उसमें शायद वो दिल नहीं लगता, वो प्यार नहीं आता, वो जैसे कहते हैं ना एक परफेक्शन नहीं आता। सही है। क्योंकि आपको वो करना होना, कहते हैं आप लाइट सा बस ये मेकअप कर दें, हल्का सा बस यही सही है, बस कर दें। तो अब एक नो मेकअप का जो एक सर पे सबके भूत है ना कि नो मेकअप है, नो मेकअप में ज़्यादा मेकअप होता है, सिंपल। ज़्यादा उसको और डिटेलिंग करनी पड़ती है ताकि वो लगे कि मेकअप नहीं है लेकिन आपका चेहरा डिफरेंट लगे। ये बात समझने में भी हमारे यहाँ बहुत टाइम लगेगा। लोग टेक्निकलिटीज़ भी, इट विल बी बेटर इफ़ यू एक्सप्लेन देम कि भाई इम्परफेक्शन जब लाइटिंग एंड ऑल होती है, ग्रेड होता है, तब जाके वो और बहुत दफ़ा prominent। ऐसा होता है कि हमें एक क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको, क्योंकि जब नेकेड आई से जो आप मेकअप देख रहे हैं उसको और आप कैमरे में आफ्टर ग्रेडिंग वो बहुत डिफरेंट है। और Exactly. हम इतने इंडस्ट्री में इतने से काम कर रहे हैं और हमने ऐसा भी नहीं कि हम खाली बस उठे और मेकअप करने आ गए, प्रॉपर एजुकेशन के साथ आए हैं। हमने प्रॉपर जैसे पोस्ट बैंकॉक में जब हम लोग जाते थे वहाँ पर पोस्ट के लिए, Okay. तो डायरेक्टर्स के साथ आमना खान है, उनका बहुत मैं शुक्रिया है मेरी ज़िंदगी में, उनका बहुत एहसान है कि उन्होंने मुझे उस टाइम पे जब हमारे पास नहीं होते थे इतने पैसे, वो मुझे लेके गई बैंकॉक और वहाँ जाके पोस्ट बैंकॉक में बिठा के दिखाया कि कैसे ग्रेडिंग होती है, क्या होता है। तो हमने ये तमाम चीज़ें देखी हैं, समझ ली। तो हमें अगर कोई मेकअप में हमें कोई कलर लगाना होता है तो हम उसका 1 टोन डार्कर लगाते ताकि वो ग्रेडिंग के बाद थोड़ा बैलेंस हो जाए। लेकिन जब आप उसको नेगेटिव आई से देखेंगे तो वो आपको ऑफ ही लगेगा। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मैं स्किन पे कमर्शियल के अंदर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा नहीं लगाते। Okay. किसी जगह पे तो लगाते ही नहीं, जहाँ कंसील करना है बस वहाँ लगा दिया। तो अक्सर होता है यार देखिए स्किन कवर ही नहीं हुई, स्किन पे ये नज़र आ रहा है, स्किन पे वो नज़र आ रहा है। सीरियसली? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेड के बाद जब आप स्किन को आप ट्रीट करते हैं तो जो आपकी ओरिजिनल स्किन है जब उसको ट्रीट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर शाइन और नेचुरल लगती है, रादर देन कि आप बहुत सारा फाउंडेशन लगा दें। सिंपली गाइस लिसन। ये बात समझने मुझे लगता है कि
इस पॉडकास्ट के बाद मुझे बहुत पिटाई लगने वाली है लोगों की कि Thank you. इतना सच सुनने बोल दिया सब। ओके इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निकलिटी से हम बाहर निकलते हैं। यू वर्क विद प्रैक्टिकली एवरी वन इन द इंडस्ट्री, हाउ डिफ़िकल्ट आर सेलिब्रिटीज़? उनको ये बात समझ आ जाती है कि भाई यहाँ पे मुझे इस तरह करना है, मुझे क्रिएटिव फ्रीडम एजेंसी ने आपको नहीं दी, सेलिब्रिटीज़ कुछ हद तक दे देते हैं, डू दे अंडरस्टैंड? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले जो सेलिब्रिटीज़ होते थे ना, जब जैसे मैं आपको बात करूं मीरा, रीमा, रेशम, जो फिल्म स्टार्स थे, या जो हमारे ड्रामा एक्टर्स सानिया आपा, जितने नाम हमारे पास जिनके साथ हम काम करते थे, इतने सारे लोग साथ काम करते थे, कभी भी आर्टिस्ट ने हमें ये बताया ही नहीं कि आप ये करना है आज तुमने, भाई यही, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, भाई यही होना है। अनफॉर्चुनेटली अब आप देखें कि अब जो सेलिब्रिटीज़ हमारे पास हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपने फेवरेट हैं, ओके जो अपने टीम के साथ काम करते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, आप अपनी फेवरेट्स के साथ काम करें, अपनी टीम के साथ काम करें, लेकिन जब तक आप दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं फ़ना का मेकअप आर्टिस्ट हूँ या मैं फ़ना आर्टिस्ट का मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ खाली, मैं सबका मेकअप करना चाहता हूँ। मेरे लिए हर चेहरा उतना ही प्यारा, उतना ही कीमती और उतना ही मेहनत से मैं उस पर काम करता हूँ, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे वो सीनियर आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्टार हो। मैं सब पे उतनी ही मेहनत करूँगा जितना, क्योंकि वो मेरा काम है। मेरे काम की ईमानदारी यही है कि मैं हर चेहरे के साथ प्यारा काम करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे है शिकायत क्या, बस अब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस चीज़ पे। उसका नतीजा ये होता है कि सब ने अपना जो है फेवरेट्स हैं सबके, तो वो होता है कि जी जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं वो तो किसी की सुनेंगे नहीं, सीरियसली? या अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे हमारे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, लॉट्स ऑफ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जिनके मैं आपको नाम लूँ, तो वो अब नहीं कर रहे इंडस्ट्री में ज़्यादा काम, ओके, वो अपने सैलॉन्स रन कर रहे हैं। डू यू थिंक इट्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंफर्ट ओवर क्वालिटी? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि कंफर्ट इज़ नॉट कंफर्ट, इज़ अबाउट कंफर्ट। तो हम वहाँ भी जब हम सेट पे होते थे, तो सेट से ज़्यादा कंफर्ट जगह तो हमारे लिए होती नहीं थी। हाँ, exactly, कि ये हम भी है। पूरा दिन एक क्रिएटिव काम कर रहे हैं। मगर आप सेट पे जाते ना, आपको जैसे सेट पे जिस जगह आप जाएं और आपको खुशी ना हो ना, तो आप वो वाला काम वैसे नहीं कर सकते। अब Okay. हम वहाँ जाएं और हमें पूरी फ़ना आर्टिस्ट है, फ़ना आर्टिस्ट को अगर हमने खुश नहीं रखा, तो वो ये कहेगी कि नहीं जी अब तो नेक्स्ट टाइम से मुझे ये नहीं चाहिए। सही है। अब आपकी टेक्निकल लोगों की वैल्यू नहीं है, आप जो आर्टिस्ट ने कह दिया अब वो होगा। तो बेसिकली लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे कि आर्टिस्ट इज बिकमिंग अ ब्रांड, या और ब्रांड इज ड्राइविंग दोज नंबर्स, तो उसकी बेसिस पे क्रिएटिव इनपुट इज गेटिंग जीरो। हाँ, और आप देखिए ना कि अब आपको बहुत कम क्रिएटिव काम, क्या मुझे बताएं कि कौन से फैशन शूट्स आप देखें, आप लाइन से फैशन शूट्स रखें, आप देखें बहुत, लाहौर में तो फिर फैशन शूट पे काम हो रहा है, कराची में बहुत कम हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो फैशन अब जैसे जो लास्ट जो मैं आपको बताऊं, जो हमने लास्ट तक, जैसे अयान थी, आमना इलियास, अयान और विनी, एरिज, रबाब, सुनीता, आप एरिज को आज, एरिज जैसी मॉडल तो मैंने देखी नहीं हमारी Okay, इंडस्ट्री yeah. में। आप एरिज को खड़ा कर दें और आप कहें कि ये कागज़ के टुकड़े हैं, ज़रा आप इसको कैरी करें और इसके साथ आप जो है वो शूट करनी है आपने आप एक बोरी के कपड़े बना के बना दें, कोई नॉन डिज़ाइनर कपड़े बना दें, लेकिन वो आपको मॉडल की तरह उसको कैरी करके दिखाएगी। Exactly. हर एंगल, हर लुक क्लासी होती थी। अब आप, मुझे ऐसा लगता है अब आप जितनी भी मॉडल्स अगर आप देख लें, तो अब वो मॉडल्स की वो पहचान नहीं रही, कोई Okay. स्टैंड आउट नहीं कर रही मॉडल, एज इन जेनेरिक होता जा रहा है। जेनेरिक हो रहा है, सारी मॉडल्स एक जैसी हैं। मुझे तो शायद बहुत कम ही बच्चे हैं जिनका नाम अब मुझे पता है, बहुत सारे तो मुझे मोनोटोनस इतनी ज़्यादा, और सबके अब आप देख लो एक जैसा मेकअप होगा, वही ग्लॉसी मेकअप अच्छा, glossy होगा। चिपके हुए बाल होंगे, किसी के चिपका हुआ जूड़ा बंधा हुआ होगा, चिपकी हुई पोनी बंधी हुई होगी, खिंचे हुए बाल होंगे, भी यही है, और कुछ आप एक्सपेरिमेंट कहीं कर ही नहीं रहे। और अब तो अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि सुराज तुम मुझसे बहुत सच बुलवा रहे हो। आई नो, दैट्स द आर्ट ऑफ माइंड। है ना, ये मेरा आर्ट है। बहुत सच बुलवा रहे हो, और मुझे लगता है कि मैं खुद इस मामले में ऐसा हूँ कि या तो मैं बात नहीं करता, या मैं बात करूँगा तो सच बात करूँगा। देयर यू गो, करनी भी चाहिए। और अब तो ऐसा हो गया है फहद कि हम जब तस्वीर देखते हैं ना, पहले तो होता था कि मैगजीन्स में हमें पता होता था कि हमारा मेकअप है, ये चीज़ें। अब जो इंस्टाग्राम पे तस्वीर आ रही होती है तो मुझे सोचना पड़ता है कि हमने किया था मेकअप। यू नो व्हाई? फोटोशॉप, एआई, एग्जैक्टली। फोटोग्राफर्स भी आगे भाई पोस्ट है शक्लें कि बदल भाई जाती हैं पूरी और पूरा, तो आप जब सारा मेकअप कंप्यूटर पे ही होना है तो फिर आपने मुझसे क्यों करवाया? थोड़ा सा ब्रांड का कर्टेसी मैं आपको भी इस बात पे देना चाहूँगा। चलो अगर हम आर्टिस्ट को कह रहे हैं वो ब्रांड है और वो
जो असल ब्रांड है उसके नंबर्स आगे डिराइव कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटीज़ आज भी आई एम प्रीटी श्योर सेलिब्रिटीज़ के सामने करना होगा तो दे विल गो फॉर ब्रांड्स लाइक यू गाइस। बहुत खुशफहमी मुझे भी थी ऐसी कि Okay. हम एक ब्रांड हैं और हमने इतना प्रॉपर काम किया हुआ है, और हमने सबसे बड़ी बात ये है कि फ़हद हमने हर मीडियम में काम किया हुआ है। आई वर्क विद टीवी, विद फिल्म इंडस्ट्री। उस वक्त भी फिल्म इंडस्ट्री जब बिल्कुल तबाही की हालत में थी, उससे पहले भी हमारी इंडस्ट्री बहुत ऊपर थी, तब भी हमने काम किया। फिर एक डाउनफॉल आया, फिर दोबारा से हमारी है। ग्रो अप हुई सैलरी उसमें। जैसे जब नबील कुरैशी वगैरह इन्होंने फ़िज़ा ने उन्होंने फिल्म बनाई नामुल मुफराद और एक्टर इन लॉ, हाँ इसमें ये सारे मेकअप मैंने किए हैं। एक्टर इन लॉ में जो है उसमें नामुल मुफराद 2 मैंने की इनके साथ, और जितनी भी फ़िज़ा नबील की फिल्में Exactly. उसमें मैंने काम किया। तो अब जो फिल्में आई हैं उसमें भी यही चीज़ होती थी कि आर्टिस्ट जो है ना वो हमें कभी बहुत खुशी खुशी कहते हैं कि नहीं वकार हमारे पास सीनियर है ना, उनको हम बुला लेते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, बहुत कम जगह पे ऐसा होता है, क्योंकि होता है कि जी ये तो सीनियर हैं, ये अपनी मनवाएंगे, ये अपनी मनवाएंगे। तो बेहतर है कि जी आप उनको बुलाएं जिनसे हम कंफर्टेबल हैं। और अब बहुत पॉलिटिक्स आ गई फ़हद। पॉलिटिक्स कब नहीं थी? पॉलिटिक्स तब भी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद हम उतने शार्प नहीं है जितना अब नए लोग शार्प हो चुके हैं, क्योंकि हमें ओवर स्मार्ट भी आप कह सकते हो कि अब जो है वो काम जिस तरह हम डिटेलिंग से और हम मज़े से काम करते थे, अब होता है कि जी बेसिक चीज़ें हो रही हैं, और क्योंकि आर्टिस्ट उनसे कंफर्टेबल हैं तो बस वो चीज़। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वकार ही चाहिए। ओके। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले मुझे भी होता था कि हम सीनियर हैं तो होता था कि नहीं जी, और सबसे बड़ी बात ये है फ़हद कि मैं अभी आपको जब बताया था कि हमने फिल्मों में काम किया, थिएटर का मेकअप बिल्कुल डिफरेंट होता है। थिएटर तो अब वैसे ही जीरो हुआ है और हमारा। थिएटर का मेकअप बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो थोड़ा लाउड होता है क्योंकि आपने लोगों ने दूर से बैठ के देखना होता है। तो हमने थिएटर किया हुआ है, हमने फिल्म किया हुआ है, हमने ड्रामास किया हुआ है, कमर्शियल्स किए हुए हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अब वो लोग काम कर रहे हैं। अब बहुत से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जो मेरे साथ के थे जो काम कर रहे थे, अब वो मेकअप आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि उनको वो एज अ सीनियर मानते हैं। वो कहते हैं सीनियर आएंगे ना तो वो अपनी चलाएंगे। मुझे एक बात बताएं, सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियर हो गए सुनेंगे नहीं, या फिर आप सीनियर हो गए अब आपके रेट बहुत ज़्यादा हैं? देखो ये इतना मिसकंसेप्शन है, और बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। इस वक्त मार्केट में मैंने बहुत जगह सुना है भाई वकार बहुत महंगे हैं। ओके। भी वकार बहुत महंगे हैं, उनको छोड़ दें, उनकी डेट्स नहीं है, डेट्स ही नहीं है। डेट्स नहीं है और वो बहुत महंगे हैं। और एक और भी बहुत बात आ गई है कि वो तो ब्राइड्स बनाते हैं। अच्छा, ब्राइड्स में भी हाँ, कि बात अगर चली उनका गई? अपना सैलून है तो वो ब्राइड्स बनाते हैं, तो वो कैसे इंडस्ट्री का काम करेंगे? तो वो ये नहीं सोचते कि हमने हर मीडियम में काम किया हुआ है। इतने कमर्शियल्स किए हुए हैं कि मुझे तो अब सोचो याद ही नहीं कितने है। तो यूफोन के कमर्शियल्स किए हुए हैं, कितने कमर्शियल्स किए हुए हैं जो मुझे अब याद भी नहीं है। सर एक तो और है जिसके साथ आप और मेरे खुद वाले साहब बड़ा एसोसिएट हुए हैं, सर्विस का। सर्विस का सोचें वो कितना, और कितने बड़े बड़े कमर्शियल्स उस वक्त होते थे। तो वो ये नहीं सोचते कि जी ये सीनियर हैं या क्या हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी पैसे बहुत ज़्यादा हैं और शायद डेट भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं ये अगर पॉडकास्ट सब देख रहे हैं ना, तो मैं बिल्कुल महंगा नहीं हूँ। आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मेरी कोई ब्रांच नहीं है। तो ये कॉन्सेप्शन बहुत गलत है कि हम महंगे हो गए। हम शायद हमसे जो नए वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं। हम फिर बड़े मुरव्वत में आके कह देते हैं कि मेरे लिए तो पैसों की बात करनी बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा। क्योंकि हम जिनके साथ काम करते थे जैसे एहसन रहीम, आमना खान, ज़हीर, हारिस खदीर, बहुत सारे लोग जिनके साथ शुरू में काम कर रहे थे, उनसे कभी हमने कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमें पैसे, हमारे ये पैसे होंगे। वो ऑलरेडी उन्होंने हमारे लेवल पे, हमारे क्राइटेरिया पर उन्होंने सेट किया हुआ होता था। ओके। तो कभी भी हमने ऐसा डिमांड नहीं की पैसों की। ये बदनाम कर दिया गया है। I'm pretty sure that a lot of people don't know this. Fawad Khan, Myra Khan, they are international celebrities, but you're an international makeup artist as well. या I want some insight on that पहले. इंटरनेशनली तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। इस ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया कोलैबोरेशन से बहुत ज़्यादा ड्रामाज बनते हैं जिसमें इंडियन एक्टर्स आते थे। Okay. तो उनके साथ फ़हीम बर्नी डायरेक्ट करते थे और इनकी बड़ी प्रोडक्शन थी मशरूम प्रोडक्शंस, जो कि बहुत अच्छे बड़े बड़े ड्रामे जिसमें बहुत मल्टी ड्रामा कास्ट और मल्टी फिल्म कास्ट वहाँ के लोग Big आते थे, sets. बड़े बड़े लोग आते थे। और कोई उनके साथ मेकअप आर्टिस्ट नहीं आता था, हम ही लोग उनके साथ सेट पे होते थे, हमारे साथ काम करते थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। Okay. तो आप कह सकते हैं हाँ कि इंटरनेशनली मैंने काम किया। Okay. So now that you've agreed on the fact कि you guys are actually international celebrities, ठीक है? मेकअप के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? At the same time, once you guys have done internationally, चलो एक पॉइंट तक आपने एग्री कर लिया कि ब्रांड
आप लोगों को नहीं कंसिडर कर रहे, ठीक है, बट आई एम प्रिटी श्योर जो नए लोग आ रहे हैं दे स्टिल हैव दिस इन माइंड कि ये बड़ा बंदा है, ये इधर हमें मार देगा। नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है फहद कि यहाँ पर कंपटीशन जो होता है बड़ा हेल्दी होना चाहिए। Okay. क्योंकि इसके अंदर कोई किसी को मात नहीं दे सकता। मैं हर किसी का मेकअप नहीं कर सकता, मैं हर जगह पे मेकअप नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स लोगों ने आना होगा, नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई इनसे वो नहीं है कि जी नए बच्चे बुरा काम करें, नए बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Okay, yeah. मगर ऐसा हो रहा है कि अब उनकी उनकी ग्रोथ के लिए भी वो है कि उनके पास भी एक्सपेरिमेंटल टाइम है नहीं, मार्जिन नहीं है, एक्सपेरिमेंट मार्जिन है नहीं। कोई एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट शूट हमारे पास बहुत बहुत कम हमारे पास आ रहा है। या हमारे पास आप देखें, जो मैंने अभी आपको एक बात कही कि इंडिया और पाकिस्तान के, मुझे जब मैंने काम किया तो मुझे सिर्फ फर्स्ट सबसे ज़्यादा यही लगा कि वहाँ पर टेक्निकल लोगों की ज़्यादा वैल्यू है। ओके, जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, उनकी लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारे इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नए लोग, नए बच्चे आए, नए जहन आए जो नई फिल्में बनाएं। आप जैसे बच्चे नए डायरेक्शन की तरफ आएँ, फिल्म्स बनाएं। और अब देखो ना कि इतने आर्टिस्ट, तो अब इतने टैलेंट, तुम देखो टिकटॉक उठा के देखो, Exactly. इतना टैलेंट मिलेगा, बहुत इतना मिलेगा। टैलेंट मिलेगा। टैलेंट की कमी तो नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट तो बहुत है। सही, चाहे सही। आप वो एज ए मेकअप आर्टिस्ट देख लें, आर्टिस्ट देख लें, इतने सारे हमारे पास कोरियोग्राफर्स भी हमारे पास। अब ये भी बहुत Exactly. अच्छा शोभा कि अब हर जगह इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फोटोग्राफर्स हैं, हर चीज़ इस इंडस्ट्री में इस वक्त है कि कंपटीशन हमारे पास हेल्दी ही है। और ऐसा नहीं है कि जो पुराने वाले हैं उनको बिल्कुल ही धक्का दे दिया है। ओके, दे रिस्पेक्ट अस, और वो हमें जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है वहाँ हमें बुलाते हैं। मगर मुझे अब आजकल के काम से एतराज़ है कि जिस Okay. तरह का काम हो रहा है, देखिए ना, बिल्कुल फ्लैट काम हो रहा है। आप कैसे कंपटीशन करेंगे इंडिया से? सही या है। इंडिया तो छोड़ दें, आप इंटरनेशनल भी कैसे Internationally तो कंपटीशन, नहीं आप कर कैसे सकते। कंपटीशन करेंगे? वहाँ की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और वहाँ इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझा जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर आपके पास एक तो मीडियम कम है, ओके। सिनेमास कम है। आप इतने कम सिनेमास पे आप बहुत अच्छी बड़ी फिल्में बना ही नहीं सकते। अच्छा, इसके अलावा वन थिंग विच आई फील इज के वी आर स्टक इन समथिंग ग्लैमर, हम ग्लैमर से बाहर क्यों नहीं निकलते? एग्जैक्टली, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया फाद कि लोग कंटेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं रादर देन ग्लैमर। और कुछ मैं कहता हूँ ग्लैमर का भी बहुत डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। ग्लैमर तो आप कोई, अगर आप ज़रूरी नहीं कि बहुत मॉड स्कॉट दिखा रहे हैं तो ग्लैमर हो। Okay. आपके हर मीडियम में ग्लैमर होना चाहिए कि आप जैसे कोई, आप एक अगर कोई एक आर्ट मूवी बना रहे हैं, उस आर्ट का ग्लैमर अलग होगा, उसका ग्लैमर की ज़बान अलग होगी। सही 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 सही। आप उसकी उसकी वो होगा ग्लैमरस ही, लेकिन उसकी ज़बान अलग होगी, उसकी लुक अलग होगी। तो अब मुझे लगता है कि नए राइटर्स, आप देखें ना, हमारे पास जो अब ड्रामाज बन रहे हैं, इस ज़माने में हमारा ड्रामा कितना हाई एग्जैक्टली पीक पे था। पीक पे था। और उस वक्त तो चलो टीवी भी था, अब तो सब मोबाइल पे ही लोग ज़्यादातर ड्रामाज देखते हैं। मुझे लगता है कि अब इंडस्ट्री के अंदर नए लोग हर मीडियम में, ओके, चाहे वो राइटर हों, चाहे अच्छा कंटेंट चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट हों, आपके पास कोरियोग्राफर्स हों, आपके पास एक्टर्स नए हों, उन्हें हम स्टार बनाना क्यों नहीं जानते? हमें क्यों वही लोग लेने जो स्टार हैं? oh yeah, absolutely. I think with that being said, we come towards the end of this episode. Thank you so very much. इतनी सारी सच्चाई, आई डोंट नो ऑडियंस बर्दाश्त कर पाएगी। देखो, मैंने जो इस वक्त पूरे पॉडकास्ट में मेरी ये कोशिश थी कि तुम्हें मेरी ये बात, क्योंकि बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग सुनते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया पे अब तमाम चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, कि अब वो टाइम है हमारे लिए, हमें सबको, देखो हमने जो कंप्लेंट्स हैं वो चीज़ें, देखो ज़िंदगी भर कंप्लेन करते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त हमें चाहिए कि हम सब मिलके ग्रो करें। जो हमारी लॉबीज़ बनी हैं उन्हें ख़त्म होना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, नए लोग आने चाहिए, हर मीडियम में लोग आने चाहिए। जो आर्टिस्ट है उसको उसके काम करने का क्रिएटिव फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देंगे तो आप कभी भी कोई चीज़ 100% निकाल ही नहीं पाएंगे। There you go, guys. You heard it from the top G himself. Thank you so much, guys, for tuning in. As always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.